गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सुप्रभात। और आज की सुबह उन सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने कल जिनका आरएस मेंस का रिजल्ट आया और जिन्होंने आरएस मेंस में जो है वो क्वालिफाई कर लिया है और वो अब इंटरव्यू के लिए रेडी हैं। तो सभी सभी सेलेक्टेड जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आरएस मेंस जो है वो क्वालिफाई किया है, उन सभी सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सम्यक परिवार उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है और जल्दी से आप जो है वो इंटरव्यू भी क्वालिफाई करके जो है वो अपने आरएस बनने के सपने को पूरा करें। तो आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दुर्भाग्यवश या कुछ परिस्थितियों के वश जो है वो आरएस मेंस जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो वो भी निराश मत होइए। प्रीलिम्स जो है वो आपके सामने है। 2 फरवरी 2025 को प्रीलिम्स है। आप दोबारा मेहनत के साथ जुटिए और दोबारा जो है इस परीक्षा की जो जर्नी है, यात्रा है, उसको पूरा कीजिए। तो आरपीएससी एस्पायरेंट रिचपाल, अर्चना जी, नरेश जी, संदीप जी, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कल आरएस मेंस का जो है वो रिजल्ट आया है। तो खुद ही को कर बुलंद अपना कि हिमालय पे जा पहुंचे और खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हाँ, बता तेरी रजा क्या है। तो बस टेंशन नहीं लेनी है, खुद ही को करना है इतना बुलंद कि खुदा खुद पूछे। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमें पता है कि हम राजस्थान का जो परिदृश्य है वो ले रहे हैं। दिसंबर का जो भी करंट अफेयर है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लासेस भी आपने बहुत अच्छे से ली होंगी। प्लीज़ अभी क्लास जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, क्लास को शेयर कीजिए। अभी जो है वो क्लास शेयर नहीं हुई है। तो जितने बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं उतने बच्चे जो हैं वो जुड़ें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप शेयर करें। ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, आप अपना स्टेटस भी जो है वो लगा सकते हैं। चलिए, इतनी कम कट ऑफ कैसे गई है? हाँ, थोड़ा सोचने वाली बात तो है कि 2018 में जहाँ 344 कट ऑफ गई थी, उसके बाद जैसे 21 वाले में दो 315 के आसपास कट ऑफ गई थी। इस बार केवल 262 कट ऑफ गई है, गर्ल्स में 261 कट ऑफ गई है। हाँ, बहुत कम है। हो सकता है कि एक तो बहुत ही ज़्यादा टाइट मार्किंग हुई है। एक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। एक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हाँ, कुछ बच्चे जो थे वो बच्चों ने प्रीलिम्स तो पास कर लिया था, बट वो मेंस के लिए उतनी ज़्यादा अच्छे से तैयारी जो है वो नहीं कर पाए। तो चलिए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जिन बच्चों ने 65-70 के बीच में भी एक पेपर में 100 में से, मतलब 200 में से यदि कोई बच्चा 65-70 के आसपास भी नंबर लाया, तो वो भी यहाँ पर मेंस क्वालीफाई हो गया है। तो बस प्रीलिम्स पे ध्यान लगाइए। मेंस जो है वो क्वालीफाई होने की पूरी संभावना जो है यहाँ पर है। चलिए, तो और बच्चे जो हैं वो जुड़े हमसे, अभी जुड़े नहीं हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले जो 2 फरवरी 2025 को आरएस प्रीलिम्स होने जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए अपनी तैयारी का अवलोकन करने के लिए 19 जनवरी 2025 को सम्यक संस्थान जो है एक अ, टेस्ट कराने जा रहा है, एक परीक्षा कराने जा रहा है और बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न पर वो रहेगी। इंग्लिश, हिंदी मीडियम जो है वो इसमें रहेगा, ठीक है? और ऑफ़लाइन, ऑनलाइन आप दोनों तरीके से इससे जुड़ सकते हैं। मेरी पर्सनल राय है, कृपया करके आप इससे जुड़िए। ये 19 जनवरी वाला एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिए। परीक्षा से के भय से मुक्ति का इससे बढ़िया जो, मतलब मैं कहना चाहिए कि इससे बढ़िया जो प्लेटफ़ॉर्म है वो आपको नहीं मिलेगा, है ना? तो और परीक्षा के भय से मुक्ति के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएँगी। और फिर सबसे मेन बात है, आपको 10 दिन मिल रहे हैं। अगर मान लो कहीं कोई कमी रह गई तो वो परिमार्जन के लिए आपको 10 दिन मिल रहे हैं। तो प्लीज़ इस परीक्षा में आप ज़रूर बैठना। 3 घंटे, कम से कम वो 3 घंटे परीक्षा में बैठने की जो एंग्ज़ायटी है, वही जो है एंग्ज़ायटी को ही आप अपन क्या कर पाएँगे, फ़ेस कर पाएँगे। इसका फॉर्म नहीं फिल करना है नरेश जी। आप सिर्फ़ जो सम्यक के मतलब टेलीफ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप उन टेलीफ़ोन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए, वो आपको सब समझा देंगे, ठीक है? चलिए, तो आज हम चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्तित्व, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल और कुछ विविध में से बात करेंगे, 1 आध 2 योजनाएँ भी लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। राजस्थान के माकड़वाली गांव में 12.95 हेक्टेयर भूमि पर एक आईटी पार्क बनाया जाएगा और ये किस जिले में स्थित होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन आईटी पार्क विल बी built on 12.95 hectares of land in Makdawali, Blaze of Rajasthan, in which district
इज इट लोकेटेड? नहीं जी, सही आंसर नहीं आए हैं, सही आंसर नहीं आए हैं। अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? तो सही आंसर है अजमेर। अजमेर में जो है देखो आईटी, और अजमेर में आईटी पार्क कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, तो अजमेर में जो है आईटी पार्क बनेगा, माकड़वाली गांव में बनेगा, और आईटी कंपनियों के लिए निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने का एक सबसे अच्छा जो है जरिया ये रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 16th प्रकृति बली इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल। प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल पहला दे रखा है, इसका आयोजन 4 दिसंबर 2024 से जोधपुर में किया गया। दूसरा है, इसका आयोजन शैक्षणिक संचार संकाय और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के EMMRC द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बताइए कौन सा सही है? तो ब्लेज गेमर कह रहे हैं बिल्कुल बी सही है। दीपू कह रही हैं राधे राधे। चलिए मैं तो तुक्के लगाता हूँ, तुक्के नहीं लगाने होते। बिल्कुल संजय चौधरी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। केवल 2 जो है इसका सही आंसर है। जो पहला और दूसरा जो है वो इसका सही आंसर है। आपको इसका जो है इसका जो आयोजन है वो 14 दिसंबर 2024 को जोधपुर में हुआ था, और इसके आयोजनकर्ता जो थे वो CEC और जयनारायण व्यास EMMRC जो है वो थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राज्यपाल जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था, इसका उद्घाटन जो है एक तरीके से किया था, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल सही है पहला भी कि 4 दिसंबर को जोधपुर में जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था, और CSC के द्वारा जो है इसे कराया, CSC और EMMRC के द्वारा जो है ये संयुक्त रूप से कराया गया था। चलिए एक और क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार, ये तो सब देंगे जवाब, है ना? ये तो सब लोग जवाब, हरविंदर जी, सुखदेव जी, गुरजाल अनिल जी, सभी को गुड मॉर्निंग। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं वेट कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, कौन-सा है जो केंद्र सरकार के द्वारा 3 स्थलों को जो शामिल किया गया, उनमें से कौन-सा स्थल जो है वो शामिल नहीं है? 3 sites have been included by the central government to promote tourism and preserve historical site. Which of the following place is not included? आमेर, नाहरगढ़, गैटोर की छतरियाँ या मेहरानगढ़? नहीं जी, आंसर नहीं आए अभी, आंसर अभी आए नहीं हैं, तुक्के नहीं देने, अभी आंसर आया ही नहीं है। आंसर अभी नहीं आया है, और विद्यार्थी जो हैं वो जवाब दें। गलत आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं। मेहरानगढ़ जो है वो इसका सही आंसर है। कौन-सा शामिल नहीं किया गया वो ये पूछ रहा है। क्वेश्चन आपने ढंग से समझा नहीं, कौन-सा शामिल नहीं किया गया है? आमेर को, नाहरगढ़ को और गैटोर की छतरियाँ, तीनों को शामिल किया गया है, मेहरानगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। तो सही आंसर क्या है? मेहरानगढ़। तो क्वेश्चन अच्छे से समझा करो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं जो नहीं सोचा वो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब आप परीक्षा दो तो क्वेश्चन को एटलीस्ट ढंग से देख लो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आमेर को, नाहरगढ़ को और गैटोर की छतरियों का संरक्षण और विकास जो है किया जाएगा, और इसके लिए 49.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक तो ये ऐतिहासिक स्थल हैं इसलिए, एक इनको पर्यटन की दृष्टि से हमें बहुत डेवलप करना है। वैसे भी जयपुर का आमेर हुआ, है ना, और नाहरगढ़ हुआ, वैसे ही बहुत पॉपुलर है। इनको और ज़्यादा क्या करना है, हमें डेवलप करना है हिस्टोरिकल प्लेसेस के रूप में, प्लस इनको पर्यटन की दृष्टि से। हाँ, जयतराम जी आपने बिल्कुल सही दिया था। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क करेंगे। आपके 2 फरवरी 2025 को जो प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है उसमें ये जो क्वेश्चन है उसके आने की अत्यधिक संभावनाएं जो हैं वो बनती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसको अभी मुझे लगता है क्लास जो है वो शेयर हुई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसको शेयर करो प्लीज़ क्लास को। अभी जो है वो क्लास शेयर हुई नहीं है ना? आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आप अपनी जो मतलब स्टेटस भी लगा सकते हैं। चलिए, राजस्थान में मैं फिर कह रही हूँ उसको स्टार मार्क करना। राजस्थान में सोलर पार्क के
दो हजार मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो राज्य सरकार और अडानी कंपनी की भागीदारी से किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ 2000 megawatt each of solar parks will be set up with the participation of the state government and Adani company. बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर और जालौर, बाड़मेर और सिरोही, नागौर और जयपुर। अभी तक आंसर आए नहीं। अभी तो मुझे लग रहा है बच्चों ने दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है, वो तो सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं, है ना? वो तो पूंगल, वो तो हमने करा दिया था, पूंगल बीकानेर वाला, है ना? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर और जालौर। याद रखना, अडानी ग्रुप की सहायता से जो 2-2 हज़ार के मेगावाट के जो सोलर पार्क बनाए जाएँगे वो जैसलमेर में और जालौर में, है ना? जेजे में बनाए जाएँगे। जिज्जी, ये मैंने पहले भी बताया था। जिज्जी, ये मैंने पहले भी बताया है ना? नहीं, नहीं, मैंने पहले भी अपनी क्लास में एक बार इसका ज़िक्र जो है वो किया है कि जिज्जी में जो है वो 2-2 मेगावाट के जो हैं वो सोलर प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जाएँगे, और 4000 वाला जो अभी अपन ने बात करी थी, वो उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। ये सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो राजस्थान में 2 सोलर पार्क बनेंगे, एक तो मोहनगढ़ जैसलमेर में, एक जालौर में, ठीक है? चलें। इसमें अच्छा आप अडानी ग्रुप ज़रूर याद रखना, अडानी ग्रुप ज़रूर याद रखना, क्योंकि भारत सरकार के साथ अडानी ग्रुप जो है वो मिलकर इसको बना रहा है। तो परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी, 19 जनवरी को पेपर देने ज़रूर आना है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, दिसंबर का करंट अफेयर इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। बहुत कंटेंट भी और क्वेश्चंस भी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रशेखरन शर्मा, प्रमिल माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली। याद रखना, चंद्रशेखरन शर्मा, प्रमिल माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। दूसरा है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बताओ कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है? कौन सा विकल्प? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, आंसर नहीं आए हैं, आंसर अभी नहीं आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। अब तो वही तो कह रहे हैं कि रणभूमि में खेलने से पहले इस दिमाग में खेलो कि कहाँ से क्या गलती हो सकती है। आप सब लोग क्या कॉपी करने लग गए? हाँ, चलो आंसर तो दे रहे हो। चलो, पहला सही है इसमें, दूसरा गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए बेसिकली जो सिफ़ारिश करी है वो हमारी जो कमिटी है उसने सिफ़ारिश करी है, उसके द्वारा जो है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसने राजस्थान हाई कोर्ट में जज पद पर नियुक्ति के लिए 3 न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सिफ़ारिश करी है, उसके बाद ये नियुक्ति जो है दी जाएगी। बिल्कुल, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसमें चंद्रशेखरन शर्मा जी हैं, प्रमुल माथुर जी हैं और चंद्र प्रकाश श्रीमाली हैं, जिनकी नियुक्ति जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट में की गई है, और अब राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की संख्या जो है वो 35 हो जाएगी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अब कितनी हो जाएगी इनकी नियुक्ति के बाद, जो संख्या है वो 35 पहुँच जाएगी। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो याद रखना कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक तो है ही, है ना? वो करंट तो है ही, इसके साथ-साथ स्टैटिक पोर्शन को जोड़कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थी जो है वो पूरी तरीके से तैयार जो है वो हो जाए। चलिए, हाल ही में राजस्थान में पशुधन सहायक की तीसरी पदोन्नति के लिए कुछ एक नया पद जो है वो सृजित किया गया है, उसका नाम क्या होगा? मुख्य पशुधन अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी या वरिष्ठ पशुधन सहायक? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट जिन्होंने अभी ये पशु परिचर का परीक्षा दी होगी उनके लिए तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी का ये आपके आरएस में भी इस तरीके के आपको पता होगा, पटवारी में भी आपको पता था कि ग्राम सेवक वाला जब नाम चेंज हुआ था, ग्राम सचिव हुआ था, तो वहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बताएँ क्या हो गया है? बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इसमें सही जवाब दिए हैं, है ना? बहुत सारे तो नहीं खैर। और जुड़िए, और जो है बच्चे नालंदा क्लासेस 34+1, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल, 34 जो हैं वो जज हैं और 1 हमारे मुख्य, हाँ, बिल्कुल मुख्य न्यायाधीश हैं, सही है। नहीं, जवाब दीजिए, इसका आंसर अभी नहीं आया है। बड़े मतलब मिक्स से आंसर आए हैं, अभी तक उत्तर नहीं आया है। हाल ही में राजस्थान में पशुदाय सहायक की जो तीसरी पदोन्नति का पद सृजित किया है, उसका नाम रखा है मुख्य पशुधन प्रसार
अधिकारी, चीफ लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आरएएस में और पटवारी में पूछे गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में पशुधन सहायक को पदोन्नति करके तीसरा अवसर जो है अब दिया जाएगा। इसमें संशोधन को भी मंजूरी जो है वो दी गई है। अब जो तीसरी पदोन्नति दी जाएगी उसका जो नाम होगा वो मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी जो है वो होगा। तो पहली, दूसरी और तीसरी, बिल्कुल तीसरी जो है वो पदोन्नति ये होगी जिसमें उसका नाम मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी रखा गया है। ये याद रखना है। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आरएएस में, और मैंने कहा था जब ये ग्राम सेवक का नाम जब ग्राम सचिव हमने किया था तो उससे भी क्वेश्चन जो है आपके आरएएस में और पटवारी जैसी परीक्षाओं में और आरएसएम एसएसबी की अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए थे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। उसी मैंने कहा पीवाईक्यू एनालिसिस के आधार पर ही क्वेश्चन जो है वो आपके लिए डेवलप किए जाते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा जो पशुधन सहायक की पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध कराया गया है, उसको उसके पदनाम में जो परिवर्तन किया गया है वो किस सेवा नियम के अंतर्गत किया गया है, बताओ। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल हरविंदर, यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए उसी को आधार बनाकर, पीवाईक्यूज को आधार बनाकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। बताए किस सेवा नियम में संशोधन किया गया है, बताए फटाफट किस सेवा नियम में जो है वो संशोधन यहाँ पर हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन डॉली कह रही हैं बी, गिरधारी कह रहे हैं बी, संजय कह रहे हैं बी, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बी। तो सही आंसर चलो बी है, राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977। बहुत अच्छा है, इस पे आप स्टार मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है आरएस प्रीलिम्स की दृष्टि से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम है 1977, जिसके अंतर्गत जो है ये संशोधन किए गए हैं। ये एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन हुआ है। पुराना नाम पशुधन सहायक, पशुधन निरीक्षक। पुराना नाम था पशु चिकित्सा सहायक, जिसको अब पशुधन प्रसार अधिकारी कहा जाएगा। पुराना नाम था सहायक सूचना अधिकारी, उसको वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी कहा जाएगा। सही विकल्प बताइए। मैंने कहा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है ना, इसलिए इसमें से जो है वो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। निकिता कह रही, लगता है इन्होंने परीक्षण की परीक्षा दी नहीं। एक्चुअली ना इस तरीके का क्वेश्चन ना पिछली परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ भी छोड़े नहीं, कि कौन सा नियम है क्या है। तो बहुत सारे विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं, तो डी बिल्कुल सही है। पशुधन सहायक का नाम चेंज करके अब हमने पशुधन निरीक्षक कर दिया है। पशु चिकित्सा अधिकारी का नाम चेंज करके हमने पशुधन प्रसार अधिकारी कर दिया है, और सहायक सूचना अधिकारी का नाम बदल के वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी जो है वो कर दिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1977 का अधिनियम है, वो जरूर आपको अच्छे से याद रखना है। चलो एक और क्वेश्चन, इस पे भी स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगी कि सभी विद्यार्थी जो हैं इसका जवाब देवें। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह करने वाली रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है, क्योंकि ये राजस्थान से रिलेटेड है। हु इज द फर्स्ट विमेन माउंटेनियर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू कॉन्कर किलिमंजारो, द हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सुमन देवी, पूनम कंवर, रेखा शर्मा या कविता सिंह। बिल्कुल रीना कह रही हैं पूनम, दीपिका भी कह रही हैं बी, अर्चना कह रही हैं पूनम जी, बिल्कुल। और बताएं, बिल्कुल संजय चौधरी भी कह रहे हैं पूनम कंवर जी, तो बिल्कुल सही आंसर है पूनम कंवर, चूंकि ये राजस्थान से रिलेटेड है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने फतेह किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला इसको स्टार मार्क करेंगे। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पर्सनालिटी को लेकर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नालंदा कह रहे हैं बी, गिरधारी बोल रहे हैं बी, नरेश भी बोल रहे हैं बी, बिल्कुल सही। तो राजस्थान की पूनम कंवर हैं जिन्होंने जो है इसको फतेह किया है। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, इसका तो मेरे हिसाब से सब लोग दे देंगे। बिल्कुल, इसका तो सब लोग दे देंगे। हाल ही में राजस्थान से किसे आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। हु फ्रॉम राजस्थान हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ द आरबीआई।
शुभ्रा सिंह, नवीन महाजन, राजीव महर्षि या संजय मल्होत्रा। बिल्कुल, उन्होंने ये भी बता दिया कि वो कहाँ से। मैं ये अगला क्वेश्चन पूछने वाली थी कि ये बताओ कि संजय मल्होत्रा जी जो हैं वो हैं कहाँ से? तो बीकानेर से, बिल्कुल। इनको आईएएस ऑफ़िसर हैं, मतलब और इनको जो है वो सीनियर आईएएस ऑफ़िसर बन के ये केंद्र में गए, राजस्व सचिव के रूप में इन्होंने काम किया और राजस्थान कैडर इनको मिला। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और 3 साल तक जो है संजय मल्होत्रा जी अपने पद पर जो है वो रहने वाले हैं, बिल्कुल। तो अभी जो आरबीआई के गवर्नर बने हैं वो हैं संजय मल्होत्रा जी, 3 साल तक बिल्कुल शक्तिकांत दास का जो है उनका स्थान जो है ये लेंगे, बिल्कुल। मतलब ले लिया है इन्होंने। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पर मोस्टली बच्चे इसके बारे में जानते हैं। तो संजय मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने जो है बीकानेर के हैं ये, 3 साल के लिए ये रहेंगे, याद रखना। 26वें हैं ये भी याद रखना है। इन्होंने जो है केंद्र सरकार में राजस्व सचिव के रूप में ये काम कर रहे थे। इन्होंने ये शक्तिकांत दास जी का स्थान लेंगे। प्लस ये 1990 बैच के हैं आईएएस ऑफिसर जिनको राजस्थान कैडर जो है वो अलॉट हुआ था। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में, क्योंकि किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, इसकी फ़ोटो दिखाऊँगी मैं आपको, ठीक है? राइजिंग राजस्थान समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जयपुर के किस कलाकार के द्वारा बनाई गई चंदन की नक्काशी वाली तलवार भेंट की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मुझे लगता है इस डायमेंशन से ना क्वेश्चन बने तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल, 7 खिड़कियाँ हैं इसमें। मुकेश जी बहुत बढ़िया, बी बहुत बढ़िया, संजय बी, दीपिका बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद कुमार जांगिड़ जी, है ना? इस तलवार पर 7 खिड़कियाँ हैं, 6 तो आगे की साइड है और 1 साइड में खुलती है। बिल्कुल, और ये विनोद कुमार जांगिड़ जी वैसे भी बहुत पॉपुलर हैं, राजस्थान के हैं। बहुत सारे अवार्ड जो है इन्हें मिल भी चुके हैं, ठीक है? तो विनोद कुमार जांगिड़ जी हाल ही में राइजिंग राजस्थान, आपको पता है, यदि मैं बात करूँ राइजिंग, देखो यदि मैं बात करूँ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की, ठीक है? तो हमें पता है ये जयपुर में हुआ था, जयपुर के जेईसीसी में हुआ है, जयपुर एग्ज़िबिशन कन्वेंशन सेंटर में। ये 9, 10, 11 दिसंबर को हुआ है, ये भी हमें पता है। प्लस इसके अंतर्गत जो थी वो 17 इसकी पार्टनर कंट्रियाँ थी, है ना? पार्टनर देश थे और प्लस 15 जो थे वो इसके भागीदार देश थे, ये भी हमें पता है। पता है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी होती है, बट मुझे लगता है कि क्वेश्चन्स करा दो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? इसी के साथ हमने देखा था कि इसकी जो नोडल एजेंसी रही, वो नोडल एजेंसी कौन-सी रही है भाई? बीआईपी रही है। ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि निवेशकों को आकर्षित करना, है ना? राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करना, कि निवेशक जो है इन्वेस्टमेंट करें, उद्योग, है ना? निवेशकों को आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत-बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। मोटी-मोटी चीज़ हमने इसके अंतर्गत देख ली है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमने देखा हाल ही में राइजिंग राजस्थान समिट में मोदी जी को जो है वो चंदन की नक्काशी की तलवार जो है भेंट की गई है भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, और इस पर राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप की जीवनी जो है वो चित्रित है, याद रखना, है ना? ये भी आपसे कहीं न कहीं कथन में या कहीं भी इधर-उधर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल पूछा जा सकता है। राजस्थान में 10 दिसंबर पर बिल्कुल ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये याद रखना, यह जो है ये 40 इंच लंबी है और करीब 2 किलो वज़न की ये है। इसमें 7 खिड़कियाँ बनाई गई हैं, जिनमें से 6 तो सामने हैं, 1 साइड में है। हालाँकि विनोद कुमार जी की मैं बात करूँ तो इनको 2017 में मैंने कहा शिल्प गुरु अवार्ड भी मिल चुका है। ये कथन में याद रखना, इनको 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। 2017 में इनको शिल्प गुरु अवार्ड मिल चुका है। वेरी, वेरी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की फुल फॉर्म, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश संवर्धन ब्यूरो इसे बोलते हैं, ठीक है? उन्हें 1995 में नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड 1995 में, महाराणा सज्जन सिंह सम्मान 2006 में, ये भी अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो शिल्प गुरु अवार्ड तो आपको याद ही रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो। कुलदीप जी, आरएस मेंस
आपका क्लियर हो गया। आपको बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। जल्दी से जो है वो आप इंटरव्यू भी क्वालीफाई करें, है ना? बिल्कुल। तो इनको 1995 में नेशनल अवार्ड भी मिला, स्टेट अवार्ड भी मिला, 1985 में महाराणा सज्जन सिंह सम्मान भी 2006 में मिल चुका है। तो देखिए ऐसी थी ये, है ना? इसमें 6 खिड़कियाँ, देखिए ये ऐसे खुल रही हैं खिड़कियाँ, है ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 खिड़कियाँ यहाँ थी, एक साइड में और थी जो दिख नहीं रही है, एक साइड में खिड़की और थी, ऐसे 7 टोटल जो है वो खिड़की इसमें रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मटकी भरी, वो भी अपन पढ़ेंगे, चिंता मत करो, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट था, ये आपने देख लिया। चलिए 19 जनवरी को आपको आपकी परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो कृपया करके आप 19 जनवरी को ज़रूर आपको जो है वो सम्यक पर इस परीक्षा को देना ही है। आप ऑफ़लाइन दे सकते हैं, बहुत अच्छा बैठने की प्रैक्टिस होगी कि 3 घंटे एटलीस्ट बैठा कैसे जाता है, 1 घंटे पहले परीक्षा में जाया कैसे जाता है। ठीक है? और आप जो है वो प्री की तो है ही तैयारी, बाकी का अगर ऑफ़लाइन पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन तो देना ही है। ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कितने देश जो हैं वो पार्टनर कंट्री रहे थे, साझेदार देश के रूप में? कितने देशों ने भाग लिया? अभी हमने डिस्कस करा था। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो सही आंसर जो है इसके अंतर्गत दे रहे हैं। अभी जो है मैंने इसको डिस्कस भी किया था और मैंने कहा था क्लास जिन बच्चों ने प्लीज़ शेयर नहीं करी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्लास शेयर कर दीजिए, अपना स्टेटस जो है वो प्लीज़ लगा लीजिए। लखन कह रहे हैं बी, बिल्कुल याद रखना 17 तो पार्टनर कंट्रीज़ है और 17 तो जो है वो पार्टनर कंट्रीज़ हैं और 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं। 17 और 15 का आंकड़ा याद रखना है। 17 हमारी पार्टनर कंट्रीज़ रहेंगी, 15 जो हैं वो हमारी मतलब पार्टिसिपेटिंग भागीदार देश जो हैं वो रहेंगे। ठीक है? तो देख लेते हैं। बेसिकली मुझे नहीं लगता यहाँ से पूछा जाएगा, पर अगर आरपीएससी चाहे तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में निम्न में से कौन-सी पार्टनर कंट्री नहीं थी? ऐसे पूछ सकती है, निम्न में से कौन-सी पार्टनर कंट्री नहीं थी? तो इस हिसाब से भी आप देख लेना, सारी पार्टनर कंट्रीज़ हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। अर्जेंटीना था, है ना? ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर ब्राज़ील, सी फॉर कोस्टा रिका, है ना? क्यू फॉर डी फॉर डेनमार्क है, मतलब मैं ऐसे ही बता रही हूँ, बाकी का आप देख लेना, है ना? डी फॉर डेनमार्क, क्यू फॉर क्यूबा, जे फॉर जापान, एम फॉर मलेशिया, एम फॉर मोरक्को, एन फॉर नेपाल, ओ फॉर ओमान, पी फॉर पोलैंड, एस फॉर सिंगापुर, है ना? थाईलैंड, टी फॉर थाईलैंड, एस फॉर स्पेन, एस फॉर स्विट्ज़रलैंड और बी फॉर वेनेजुला और दक्षिण साउथ कोरिया, है ना? तो एस फॉर साउथ कोरिया। तो आप देख सकते हैं ये 7 जो है कंट्रीज़ ए, बी, सी, डी, उसके बाद एस 4, उसके बाद मतलब ऐसे हम जनरली याद कर रहे हैं ऐसे। तो आप याद कर सकते हैं कि 17 जो है वो पार्टनर कंट्रीज़ थी, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद 15 जो थे वो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थी, भाग लेने वाली कंट्री थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भाग लेने वालों में से थी। मोटी-मोटी तो रख ही सकते हैं आप यहाँ चाड, इक्वाडोर, मिस्र, फ़िनलैंड, जर्मनी, घाना, इंडोनेशिया, इराक, मेडागास्कर, परागुआ, रूस और सेशल, द यूके, ज़िम्बाब्वे इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी। तो एटलीस्ट कुछ-कुछ मोटे-मोटे देश याद रख लेना। रूस किसमें है? पार्टिसिपेटिंग कंट्री में है। ऑस्ट्रेलिया किसमें है? पार्टिसिपेटिंग कंट्री में है ना? यूके जो द यूके किसमें है? पार्टिसिपेटिंग कंट्री में है। ये कुछ-कुछ कम से कम ये 3-4 जो आपके मतलब मोटे-मोटे जो देश हैं वो आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन राजस्थान में एबीजीसी एक्सआर नीति, आपको पता है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत 9 प्रमुख नीतियां जो हैं वो लॉन्च की गई थी। नीतियों से क्वेश्चन आपके आरएएस में, पीएसआई में, अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं सोलर नीति की, तो क्वेश्चन पूछा गया था आपके आरएएस में सोलर नीति को लेकर, है ना? यदि मैं बात करूँ आपकी ये जो एक और नीति जो कि पीएसआई में पूछी गई थी आपकी, पीएसआई में आपको एमसेंड नीति से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी प्रकार की 9 नीतियाँ लॉन्च हुई, तो याद रखना प्रत्येक परीक्षा में नीतियों से क्वेश्चन आना संभावित है। और इस बार मैं फिर कह रही हूँ आरएएस में आपको सोलर नीति से पिछली साल भी क्वेश्चन, 2 साल से क्वेश्चन वो पूछ ही रहे हैं। इसी के साथ-साथ आपको पता है कि ये एमसेंड नीति से आपके पीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन नीतियों से आते हैं। अब की बार 9 नीतियाँ लॉन्च करी हैं
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 9 नीतियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी से भी। उन सबको हमें यहाँ बहुत बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन इस वाले मतलब पॉइंट में से एक क्वेश्चन पक्का है आपका, एक क्वेश्चन पक्का है। तो एबीजीसी एक्सआर नीति 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए। ये नीति 6 दिसंबर 2024 को, तो आपको पता भी है 9, 10, 11 को तो था, तो 6 को कैसे लॉन्च हो जाएगा। प्लस इस नीति का उद्देश्य है एनिमेशन विजुअल, ए फॉर एनिमेशन, बी फॉर विजुअल इफेक्ट्स, जी फॉर गेमिंग, सी फॉर कॉमिक्स, एक्स फॉर एक्सटेंडेड रियलिटी में। तो इसका उद्देश्य है एनिमेशन, इसका उद्देश्य है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, ए फॉर आप समझ पा रहे हैं एनिमेशन, बी फॉर विजुअल इफेक्ट्स, जी फॉर गेमिंग, सी फॉर कॉमिक्स, एक्स फॉर एक्सटेंडेड, आर फॉर रियलिटी में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है, बताएंगे। निम्न में से कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन सा जो विकल्प है वो सही है। ठीक है, बताएं फटाफट से। बहुत सारे विद्यार्थी संजय कह रहे हैं बी, रीना कह रही है केवल बी, रिचपाल कह रहे हैं मैं बहुत हताश हूँ, एक भी सही नहीं हो रहा है। तो पढ़ें प्लीज, हताश होने की जरूरत नहीं है। क्यों हताश होना। माया कह रही हैं बी, लखन जी कह रहे हैं बी, डॉली भी कह रही हैं। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों सी कह रहे हैं। बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अभी हमने देखा 9, 10, 11 और अभी मैंने कहा है वैसे भी ये राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत ये लॉन्च हुई थी, तो वैसे भी दिमाग इसमें बहुत ज्यादा रटने वाली जरूरत ही नहीं है, तो समझने वाली जरूरत है। ठीक है, तो ये जो नीति है वो 4 दिसंबर 2024 को वैसे लॉन्च हो गई थी। उसके बाद 9, 10, 11 के अंतर्गत जो है ये लॉन्च हुई। मतलब जो है हमारे मोदी साहब और जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने इसको और एक्सटेंड किया था। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। स्थानीय संस्कृति व सामग्री निर्माण वाले स्टार्टअप को इसमें प्रोत्साहन जो है वो दिया जाएगा। आजकल वैसे भी एनिमेशन जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो बेसिकली हमने देखा कि इस नीति को, इसमें जो है पहला बिल्कुल गलत है, तो इसको याद हम ऐसे कर सकते हैं भी 9, 10, 11 से है, तो 9, 10, 11 के अंतर्गत जो है इसको मतलब ऐसे लॉन्च की, मतलब 4 दिसंबर को लॉन्च करने के बाद 9, 10, 11 में जो है इसको पूरी तरीके से बताया था कि इसमें है क्या। तो वैसे भी इस तरीके के जो क्वेश्चन दिए हैं वो उसी को आधार बना के दिए हैं कि बच्चा कम से कम इतना तो याद रखे कि 9, 10, 11 में हुआ था ये, तो वो कंफ्यूजन जो है वो उसको ना रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद मुख्य एक और क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आप विचार करिए। पहला तो ये जो शिविर है वो 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा, ये शिविर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें से कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है? एक सही है, एक गलत है। ये लखन जी 4 एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ प्री सबमिट्स हुई थी, तो ये जो नीति है वो प्री सबमिट में लॉन्च हुई थी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले बहुत सारी प्री सबमिट्स हुई थी, जो मैंने डिस्कस पहले किया है अपनी परीक्षा, अपनी क्लास में भी, नवंबर में भी। ये जो प्री सबमिट्स थी हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आईटी को लेकर हुई थी। तो बेसिकली कुछ कुछ मोटी मोटी नीतियां जो हैं उस प्री सबमिट में लॉन्च कर दी गई थी। हालांकि 9, 10, 11 हमने जो एक क्वेश्चन बनाया था वो 9, 10, 11 को आधार बनाकर ही बनाया था कि बच्चा कंफ्यूज ना हो, बस ये था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है वो याद रखना है, प्री सबमिट में ये जो नीति है वो लॉन्च हो गई थी, पर 9, 10, 11 में इसको और बताया गया था कि हम जो है वो क्या करने वाले हैं इस नीति के अंतर्गत, है ना। एनिमेशन में हम क्या काम करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि एनिमेशन के अंतर्गत जो है हम लोगों को बढ़ावा देंगे और अनुदान देंगे यदि कोई एनिमेशन के लिए काम कर रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। इसका क्वेश्चन का जवाब सही नहीं आया है, बिल्कुल सही है। पहला देखो बिल्कुल सही है, पहला सही है भाई, गलत नहीं है। ये शिविर जिला मुख्यालयों पर नहीं आयोजित होगा, ये जो शिविर है वो पीएससी सीएससी पर आयोजित होगा, इसलिए ये गलत है। तो केवल इसमें जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। बिल्कुल सही है, ये 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलने वाला है। याद रखना, ये पीएससी और सीएससी स्वास्थ्य केंद्रों में ये सेवाएं उपलब्ध होंगी, इसलिए आपका जो है पहला सही है, दूसरा, जबकि हमने क्या लिखा था यहाँ पर, जिला मुख्यालयों पर। भाई इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कितना भी आप तैयारी कर लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक किसी तरीके से गच्चा खाते खाने की संभावनाएं रहेंगी। तो इसीलिए इसको देखो,
कुछ नहीं है, 1-2 बार क्लास को और देखना, रिवाइज़ करना तो आराम से हो जाएगा ये। इसमें एलोपैथी की, आयुष की, टेली कंसल्टेशन की सबकी सुविधाएँ जो हैं वो दी जाएँगी, ठीक है? प्रियंका जी गुड मॉर्निंग, सबकी सुविधाएँ जो हैं इसमें दी जाएँगी। चलिए एक और क्वेश्चन, हाल ही में पेस्टिसाइड मुक्त मतलब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीटनाशक एक तरीके से, है ना? और गुणवत्तापूर्ण फसल उगाने के लिए प्रेरित करने हेतु मेरे गाँव की मिट्टी अभियान की पहल किसके द्वारा की गई है? मतलब जो पेस्टिसाइड मुक्त है ना, यानी जो कीटनाशक हैं उनसे मुक्त, क्योंकि जो कीटों को मार रहे हैं संभव है कि वो हमें भी परेशान करें, हमें भी हमारी हमारी जो मतलब हमारी सेहत के साथ भी वो खिलवाड़ हो सकता है। बिल्कुल, इसी को ध्यान में रखकर जो है पेस्टिसाइड से हमें मुक्त होना है, कीटनाशकों से, और गुणवत्तापूर्ण फसल उगाना है। उसके लिए एक मेरा गाँव की मिट्टी अभियान जो है वो शुरू हुआ। बहुत सारे बच्चे जो है सही जवाब दे रहे हैं। मुकेश कह रहे हैं मसाले वाले, रीना कह रही हैं एमडीएच, टारगेट भी बोल रहे हैं एमडीएच, दीपिका बोल रही हैं सी, पता नहीं क्यों? है ना? इस बार सभी ने मेरी नकल कर लिया, अच्छा। तो सही आंसर है एमडीएच इज़ द करेक्ट आंसर। तो एमडीएच आपको पता है मसाला कंपनी, एमडीएच एमडीएच, है ना? मसाला कंपनी है एमडीएच। तो मेरे गाँव की मिट्टी अभियान जो है वो एमडीएच जो है उसकी पहल है, ये मसाला कंपनी है। इसको केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। इसका ये है कि पेस्टिसाइड जो होते हैं उसके दुष्परिणामों से बचा जाए, कीटनाशकों के दुष्परिणामों से जो है वो उसको बचाया जाए, किसानों को इससे जागरूक किया जाए और वो जो है वो गुणवत्तापूर्ण जो है वो फसल का उत्पादन करें जो कि कीटनाशकों से क्या हो, मुक्त हो। चलिए, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब लॉन्च की गई? चलो हम ऐसा करते हैं, 9 नीतियों को ना पढ़ ही लेते हैं, टेंशन खत्म करते हैं। 9 नीतियों को जो पूरा परफॉर्मा आपकी 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को जो ग्लोबल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, उसमें जो ये पूरा परफॉर्मा दिया गया है, उसी परफॉर्मे के आधार पर हम इन पूरी 9 नीतियों को निपटा ही लेते हैं, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो शांति रहे कि भैया क्या जो है वो होगा। चलो देखें इसको फटाफट से। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति है वो 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई थी। अब तो बहुत सही बच्चों ने आंसर दे दिया है। बिल्कुल, 9 नीतियाँ जो हैं उस समय लॉन्च हुई थी 4 दिसंबर 2024 को। हमें पता है 9, 10, 11 को जो है वो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है। इस समिट के अंतर्गत कुछ प्री समिट्स भी हुई थी। वो प्री समिट जो हुई थी, मैंने कहा वो हेल्थ को लेकर हुई थी, एजुकेशन को लेकर, आईटी को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर, इन सबको लेकर जो है वो प्री समिट्स अलग-अलग डेट पर हुई हैं। अब इस प्री समिट के अंतर्गत कुछ नीतियाँ जो हैं वो लॉन्च हुई थी, जिसमें ये नीतियाँ मुख्यतः 4 दिसंबर को लॉन्च हुई हैं। तो जो विद्यार्थी इस कन्फ्यूजन में हैं, वो कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, इसीलिए जो है ये लाया गया है। बहुत, हाँ, प्री सबमिट का डाटा बहुत है सूजस में, बिल्कुल सही बोल रही हो। इसीलिए हमने प्री सबमिट के बारे में बात की, ये प्री सबमिट हुई थी, प्री सबमिट में ये कुछ नीतियाँ इम्पोर्टेंट हैं जो लॉन्च की गई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राज्य के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 9 नीतियाँ यहाँ पर जो है वो लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य वही था, निवेश आकर्षित करना, उद्योग जो है उसको बढ़ावा देना इत्यादि। एक-एक करके सारी नीति आप देख लो, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत-बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल, कौन-सी 9 नीतियाँ थी? पहली नीति है आपकी निर्यात संवर्धन नीति 2024। तो सीधे-सीधे एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि निर्यात संबंधन नीति जो है वो कब लॉन्च हुई है? जैसे आपको पता होगा आरएएस में जो है प्रीलिम्स में 2018 में 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नई सौर ऊर्जा नीति 21 में पूछा था, नई सौर ऊर्जा नीति, नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई या कब लॉन्च की गई थी? तो हमने देखा था 2019, उस समय उसका काम उस समय उसका आंसर था। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, भाई पहला क्वेश्चन निर्यात संवर्धन नीति कब लॉन्च हुई? तो भाई 2024 में लॉन्च हुई है। और कौन-सी डेट को? 4 दिसंबर 2024 को, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देना, यानी ऐसी वस्तुएँ बनाना जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हैं गुणवत्तापूर्ण हो, है ना? इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल, अभी तो रिप्स 2024 आ गया है सर, बिल्कुल।
दूसरी है एमएसएमई नीति, दूसरी है एमएसएमई नीति। तो एमएसएमई नवीन एमएसएमई नीति कब आई है? 2024 में। एमएसएमई से क्या तात्पर्य है? एमएसएमई मतलब अगर निवेश की बात करूँ तो इनका निवेश 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, वही टर्नओवर की बात करें अपन तो 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, ये टर्नओवर रहता है। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ये नीति आई है। उसके बाद है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, ये भी आपकी 2024 में आई है। अब तक सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति अलग-अलग होती थी। अब इन्होंने एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है वो एक ही कर दी है, जिसमें ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और वेस्ट टू एनर्जी परियोजना सारे ही इसमें शामिल होंगे। मैं कह रही हूँ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वेस्ट टू एनर्जी परियोजना और ग्रीन हाइड्रोजन चारों इसमें शामिल हैं। तो ये एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति हो गई, विच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अब तक हम सौर ऊर्जा नीति अलग से ला रहे थे, पवन ऊर्जा नीति अलग से ला रहे थे। इस बार इन्होंने एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति ला दी है 2024 में। अगली है आपकी एबी, जीसी एंड इसके बारे में अभी अपन ने बात करी थी, एबीजीसी एंड एक्सआर, है ना नीति, ये भी 2024 में आई। इसके बारे में हमने बात करी थी आपसे कि ये क्या है, एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स हैं, गेमिंग है, कॉमिक्स है और राज्य में जो एक्सटेंडेड रियलिटी है उसकी बात कर रहा है। वो नीति 2024 में ये आई है 4 दिसंबर को। इसके अंतर्गत भी गेमिंग और युवाओं को बेसिकली प्रोत्साहन देना और उन्हें अनुदान देना इसमें प्रमुख है। याद रखना इसका प्रमुख क्या है कि उत्पादन के लिए अनुदान जो है, सब्सिडी जो है वो दी जाए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें पता है कि एक जिला एक उत्पाद नीति भी आ गई है। हमें पता होना चाहिए कि एक जिला एक उत्पाद नीति हालांकि केंद्र प्रायोजित है। पहले 50 जिलों के हिसाब से जो है वो एक जिला एक उत्पाद हम लाए थे। अब चूंकि 41 जिले हो गए तो 41 जिलों के हिसाब से एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक जिला एक उत्पाद। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ये है। इसके अलावा इसके अंतर्गत किसी भी जिले की भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखकर वहाँ क्या बहुत ज़्यादा उत्पादित किया जा सकता है, किस वस्तु के, किस प्रोडक्ट के उत्पादन की सबसे ज़्यादा संभावना है, उसका निर्यात किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर हम पर्टिकुलर जिलों को जो है एक उत्पाद के अंतर्गत डेवलप करने की बात करते हैं, उनको एक सिंबल दे देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं दौसा की बात करूँ तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उन्होंने दौसा में क्या दे रखा है, पत्थर, दरी उद्योग और पत्थर उद्योग जो है दौसा के लिए डिसाइड कर रखा है। आपको पता होगा कि जनवरी 2021 में जयपुर की ब्लू पॉटरी और नागौर के मकराना को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए जीआई टैग भी दिया गया था। तो इस तरीके से एक जिला एक उत्पाद जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जिले की भौगोलिक जो विशेषता है या वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हो सकता है, उसकी भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर उस उत्पाद के उत्पादन के लिए जो है वो कार्य किया जाता है और एक सिंबल जो है वो प्रदान कर दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खनिज नीति जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट है, 2024 में आई है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जीडीपी में खनिज की जो भागीदारी है, खनिज उत्पादन की भागीदारी बढ़ाई जाए। वैसे भी हम जानते हैं कि राजस्थान जो है वो खनिजों का अजायब घर कहलाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ खनिज नीति में यदि मैं बात करूं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से हर प्रति वर्ष जो है वो क्वेश्चंस आते ही हैं खनिजों में से। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि हम, चूंकि इन्होंने ये संकल्प रखा था कि 2047 तक हम जो है राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा है कि खनिज, और वैसे भी आपको पता होगा कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर है। खनिज ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान इस वक्त पूरे देश में जो है नंबर 1 पर है, तो इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि हम 2046-47 तक खनिजों से प्राप्त होने वाली जो आय है उसको हम 1 लाख करोड़ तक कर देंगे और हम लगभग जो है इसमें 1 करोड़ रोजगार भी लोगों को देंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पर है बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ आपको पता है क्लस्टर विकास योजना नीति जो है वो आई है, वो भी 2024 को ही आई। इसके अंतर्गत ये है कि क्लस्टर के आधार पर विकसित किया जाएगा, जहां पर कुछ उसकी भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर, उसकी सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर पर्टिकुलर एक क्लस्टर जो है डेवलप करके उस क्लस्टर को हम क्या करेंगे, विकसित करेंगे, ये इसमें कहा गया है बिल्कुल। उसके बाद है एमसेंड नीति। आपको पता है एमसेंड नीति की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एमसेंड नीति में से पीएसआई में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 21 में,
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसेंड एमसेंड क्या होता है? एमसेंड आपको पता है कि इसको हम बजरी के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, है ना? तो बजरी के स्थान पर एमसेंड के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एमसेंड नीति लाई गई है ना? और ये वैसे भी पर्यावरण फ्रेंडली भी होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती, तो ये इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लास्ट है आपकी राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो 4 दिसंबर 2024 को जो है लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत हम इको टूरिज्म यूनिट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ग्रामीण पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो है पर्यटन स्टार्टअप जैसी 24 इकाइयों को जो है इसमें शामिल किया गया है, जो पहले 16 थी। अब इसकी 24 इकाइयों को शामिल कर दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो 9 नीतियाँ हैं बच्चों, इनमें से एक क्वेश्चन आरएएस प्रीलिम्स में बनने की पूरी पूरी संभावना है। इनको बिल्कुल चूकना नहीं है। ढंग से इनको एक बार और आप इसको, चूंकि आपको पीडीएफ ये मिल ही जाएगी, तो इसमें से जो है एक बार आप प्लीज़ ज़रूर इसको याद रखना, रट लेना कि कौन कौन सी जो नीतियाँ हैं वो लाई गई हैं। मैंने कोशिश ये करी है कि कोई भी नीति जो है छूटे नहीं, क्योंकि यहाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आरएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये 9 नीतियाँ हैं। ठीक है? तो ज़रूर से इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, भूलोगे या मिस नहीं करोगे। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन पर। राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हिल पॉलिसी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए। हिल पॉलिसी के संदर्भ में, ठीक है? पहला है, राजस्थान सरकार ने 5 दिसंबर 2024 को हिल पॉलिसी का एक ड्राफ्ट, हिल मतलब पहाड़ी एरियो के लिए एक पॉलिसी, ठीक है? यह पॉलिसी माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन में लागू की गई है। तीसरा, 15 डिग्री से अधिक ढलान वाले पहाड़ों पर निर्माण पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा, ये भी इस पॉलिसी में कहा गया है। तो जवाब दें। केवल देखो, इसमें सारे सही नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। इसमें कुछ गलत है, एक आध तो गलत है ही कथन, सारा सही नहीं है। जवाब दें। हाँ जी, पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है, केवल तीसरा और चौथा सही है। जवाब दें। मैं कह रही हूँ फिर कि इसमें सारे सही नहीं है, याद रखना, सारे सही नहीं हैं। नहीं, नहीं, नहीं प्रियंका, गलत बता रहे हो आप। इतने अच्छे क्वेश्चन है, हिल पॉलिसी का ड्राफ्ट आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, 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 थर्ड रॉन्ग नहीं है बच्चे मेरे, सेकंड रॉन्ग है, और बहुत अच्छे तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि इस ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि माउंट आबू को छोड़कर, यही तो इसका पंच पॉइंट है कि इसमें, इस हिल पॉलिसी में ये कहा गया है कि माउंट आबू को छोड़कर ये हिल पॉलिसी और सब जगह अप्लाई होगी। यही तो इसका पंचिंग पॉइंट है। अरे मेरे बच्चों, दिसंबर का करंट अफेयर तुमने पढ़ा नहीं अभी अच्छे से, है? तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हिल पॉलिसी का ड्राफ्ट लाया गया है, ये 5 दिसंबर को लाया गया, और ये जो ड्राफ्ट है वो नगरीय क्षेत्र में स्थित जो पहाड़ हैं उनके संरक्षण के और विनियमन के लिए है, शहरों में जो है। कैसे ऑप्शन देते हैं लोग लोग नहीं देते, सम्यक देता है, क्योंकि भाई सम्यक है तो संभव है, इसीलिए तो 15 डिग्री से अधिक के जो ढलान वाले पहाड़ होंगे उन पर प्रतिबंधित रहेगा पूरी तरीके से, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। अगर आपने इतने ढलान वाले पहाड़ों पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर दिया तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर एनीवन, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है। पहाड़ की ऊंचाई मापने के लिए इसमें इसरो जो है वो कार्टोसैट डेटा का उपयोग करेगा, बिल्कुल सही है। अब याद रखना है, जो मैंने कहा था कि माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन को छोड़कर ये पूरे राज्य में लागू है, यही तो इसमें ट्विस्ट था, यही तो हमें समझना था। चलो, पार्किंग निर्माण के लिए पहाड़ी के निचले हिस्सों में जो है वो पार्किंग के लिए कार्य किया जाएगा। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन पुरस्कार और सम्मान से ले रहे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। है, राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस आयु वर्ग के युवाओं को पुरस्कृत किया जाएगा? 12 से 25 वर्ष, बिल्कुल, तभी तो इन्होंने अलग से मेंशन किया कि हम माउंट आबू को छोड़ेंगे। हाँ जी, जवाब आ रहे हैं वैसे 20 से 30 वर्ष, 18 से 35 वर्ष या 15 से 29 वर्ष। जवाब दें। वैसे तो जवाब आ गए हैं वैसे, पर और भी बच्चे जो हैं वो जवाब दें। काशवी कह रही हैं डी, संजय कह रहे हैं 15 से 29, माया भी कह रहे हैं। चलो, पता नहीं सी वाले बच्चे कहाँ से आते हैं, हैं?
15 से 29, तो याद रखना जो अब यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएँगे उसके लिए जो एज डिसाइड की गई है वो 15 इयर्स कर दी गई है, 15 से 29 इयर्स। यूथ आइकन अवार्ड के लिए आपको तो मतलब आपके पास चांस है भैया। आप 15 से ऊपर के हो, आप इस एज ग्रुप में आते हो तो आप यूथ आइकन कुछ ऐसा काम करो कि आपको यूथ आइकन बनाया जाए, है ना? तो जल्दी से सेलेक्ट वेलेक्ट हो जाओ, कुछ अच्छा-अच्छा काम कर लो इसलिए। यूथ आइकन अवार्ड जो है राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को दिया जाएगा और ये पुरस्कार जो है वो 12 जनवरी 2025 को आपको पता है ना? बिल्कुल, तब दिया जाएगा। सॉरी भी लेट सौरभ आज तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, कोई बात नहीं है। क्षेत्र है कला व संस्कृति, सामाजिक कार्य, विचार संचार इत्यादि के क्षेत्र में जो है सम्मिलित किया जाएगा। 15 से 29 साल जो है युवाओं की एज इसमें रखी गई है। चलिए बहुत एक और एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क करेंगे। बताएँ फटाफट? हाँ जी। हाल ही में राजस्थान के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को अश्व संरक्षण में, अश्व मतलब घोड़ा, बेहतरीन कार्य करने हेतु लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका जवाब देंगे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। हाँ, संजय कह रहे हैं, संजय जी, रीना जी, मोटिवेशन, सौरभ, बृजपाल, ठीक है, अर्चना, शैलजा, सबने सही जवाब दिया बीकानेर। तो रिसेंटली द नेशनल रिजर्व सेंटर फॉर हॉर्सेस घोड़े इन राजस्थान वाज अवॉर्डेड द ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड for the second time in a row for its excellent work in horse conservation. Where is this center located? तो क्या आंसर है? बीकानेर। बहुत सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात बता रहे हो। 2023 मारवाड़ी नस्ल, 2024 हालारी नस्ल, क्या बात है। तो अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में इसको नस्ल संरक्षण पुरस्कार जो है वो उससे नवाजा गया है। लगातार दूसरी बार जो है ये पुरस्कार उनको दिया गया है। इस केंद्र में पिछले वर्ष मारवाड़ी घोड़े जो है उनका संरक्षण इत्यादि किया गया था, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया है? राज ई गवर्नेंस, अटल ई गवर्नेंस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ई गवर्नेंस या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ई गवर्नेंस अवार्ड। नहीं आए, अभी भी आंसर नहीं आए। नहीं, गलत बता रहे हो आप, अभी भी नहीं आए आंसर, गलत बता रहे हैं आप, अभी भी आंसर नहीं आए हैं, गलत बता रहे हैं आप। नहीं, नहीं, सी नहीं है जी, सी नहीं है। अरे बहुत सोचो थोड़ा। बिल्कुल, रीना का आया आंसर, सौरभ का भी आया। अटल ई गवर्नेंस अवार्ड, वैसे भी अटल ई केंद्र बनाए जा रहे हैं, आपको पता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल उसी से, बिल्कुल बीजेपी। अरे भई, चलो जैसे याद होता है वैसे याद रख लो। तो 19 जनवरी 2025 को आपकी परीक्षा होने जा रही है सम्यक में, तो आप प्लीज़ सम्यक ज़रूर पधारें और परीक्षा से पहले अपनी तैयारी का करें अवलोकन, मूल्यांकन और जो समय मिले उसमें करेंगे आप परिमार्जन। ठीक है? तो ज़रूर ये परीक्षा आपको देनी है। तो राजस्थान के विभिन्न स्थलों का, केंद्रों का अवार्ड का नाम चेंज किया गया है, जिसमें से यदि मैं बात करूँ ई गवर्नेंस अवार्ड की, तो ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम जो है वो चेंज करके अटल ई गवर्नेंस अवार्ड कर दिया है। वहीं जो राजकीय मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पर जो कंप्यूटर कक्ष हैं, उनका नाम भी अब जो बदल कर है, वो अब अटल कंप्यूटर कक्ष कर दिया गया है। तो एटलीस्ट ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। वैसे भी हाँ, बिल्कुल, वैसे भी इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी पूछे जा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान के किस लेखक को वर्ष 2023 का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार जो है वो दिया गया है? डॉक्टर देवकी नंदन जी को, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी को, प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी को या डॉक्टर दिनेश चंद्र पांडे जी को? बी बिल्कुल क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सौरभ ने बी बता दिया है, रीना ने बी बताया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, अच्छा क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार एक तो एमपी से दिया गया और राजेश कुमार व्यास जी को जो है ये मिला है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन,
इसके बारे में थोड़ा जानना चाहे तो देख सकते हैं कि राजस्थान के ये लेखक हैं, उनकी कृति है कलाओं की अंत्यदृष्टि। कलाओं की अंत्यदृष्टि, जिस पर उनको जो है ये अवार्ड मिला है। तो ये थोड़ा-सा आप देख लेना, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भई कौन-सी जो है उन्होंने कृति लिखी, कौन-सी पुस्तक इत्यादि जो है वो लिखी है। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क करना। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा पक्का, आरएएस प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। राजस्थान के मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उनकी कविता गांव और अम्मा के लिए दिया जाएगा। सही विकल्प इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य अकादमी पुरस्कार से हर साल जो है वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मोटिवेशन विद प्रियंका कह रही हैं कि मैडम दोनों सही हैं, आप तो दोनों ही लगा दो, है ना। और माया कह रही हैं सी, दोनों सही हैं, बिल्कुल आप तो दोनों ही लगा दीजिए। लोकेश भी कह रहे हैं सारे, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है, वो दिया गया है मुकुल मणिराज को और उनकी कविता गांव और अम्मा के लिए। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं हम। थोड़ा सा इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छाप लेना अपने दिमाग पर, छाप लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, जब आप 2 फरवरी 2025 को परीक्षा देकर आओगे शाम को, तो हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि देखो मैंने बताया था, है ना। तो याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अंग्रेजी के लिए दिया गया है, वो स्प्रिट नाइट्स पुस्तक जो है, उपन्यास जो है वो उसके लिए दिया गया है, और उसके लेखक हैं स्टुरिन किर, स्टुरिन किर। इसी के साथ साथ हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है, वो मैं जब तक आई बहार के लिए मिला है गगन गिल को। ठीक है, गगन गिल को। इसी के साथ साथ राजस्थानी भाषा में, जिसके ऊपर अपन ने बात की थी, जहां से क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपसे, वो मिला है गाँव और अम्मा के लिए मुकुट मणिराज को, जो हमने कहा था इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हमने बनाया भी था। ये भी याद रखना है, हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ संस्कृत से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। संस्कृत के लिए, जिस कविता के लिए संस्कृत भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है, वो है भास्कर चरितम। ये दीपक कुमार शर्मा जी की क्या है, भास्कर चरितम। ये दीपक कुमार शर्मा जी की जो है वो कविता है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की बात कर लूँ तो अंग्रेजी भाषा में बिल्कुल बिल्कुल बांग्ला डोगरी, बिल्कुल उर्दू की बाद में घोषणा होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अंग्रेजी की यदि मैं बात कर लूँ, तो अंग्रेजी भाषा के लिए जिनको पुरस्कार मिला है वो कौन है, आपके स्टुरिन किर हैं। और कौन सी पुस्तक के लिए उनको, या कौन सी कृति के लिए उनको पुरस्कार मिला है, स्प्रिट नाइट्स के लिए। हिंदी हमने देखा, हिंदी के लिए जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है, गगन गिल को, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किसके लिए मिला है, मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए। राजस्थानी अभी हमने देखा ही, किसको मिला है, मणिराज जी को, है ना, मुकुट मणिराज को, गांव और अम्मा को लेकर। वहीं संस्कृत के लिए भास्कर चरितम के लिए अवार्ड मिला है दीपक कुमार शर्मा जी को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है, उसके लिए 18 दिसंबर 2024 को ये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत 8 कविताएं होती हैं, 3 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह इत्यादि के लिए जो है वो अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। और बाडला डोंगरी उर्दू में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। ये भी कथन के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है, ये भी कथन के लिए क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ये पुरस्कार जो है पिछले 5 वर्ष, यानी 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। वही है, इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं, ताम्रफल इत्यादि मिलते हैं। अभी जो साहित्य अकादमी के, देखो ये भी एक बार देख लेना, वर्तमान में जो साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो श्री माधव कौशिक जी हैं, श्री माधव कौशिक जी हैं। तो चारों आप याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चारों आप याद रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं ना, तो इसलिए हमने चारों देखे, हिंदी इंग्लिश राजस्थानी तो है ही, इसके साथ साथ संस्कृत भी हमने देखा। चलिए, एक क्वेश्चन और जो है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से किन जिलों को सम्मानित किया गया है? Which district of Rajasthan were honored
with the National Disability Empowerment Award 2024 on the occasion of International Day of Person with Disability। ये भी मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि डिसेबिलिटी के लिए, बिल्कुल डिसेबिलिटी के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है, बहुत बहुत। तो मुझे कई बार लगता है कि हो सकता है यहाँ से भी पुरस्कार पूछ ले। वैसे सौरभ ने बताया है, रीना ने बताया है, दीपिका ने भी सही बताया है, संजय ने बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सलूम्बर और डूंगरपुर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सलूम्बर और डूंगरपुर। हालाँकि अभी तो डूंगरपुर ही है। पर चूँकि उस समय इसी हिसाब से पुरस्कार दिए थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सलूम्बर और डूंगरपुर को जो है वो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है, जो सलूम्बर के कलेक्टर थे जसमीत सिंह सिंधु को। और इसी के साथ-साथ ये पुरस्कार जो है वो मिला है डूंगरपुर के कलेक्टर अंकित कुमार सिंह जी को, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन एक और बन सकता है ना, इसमें जो बिल्कुल इसमें जो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने कौन-सी पहल की थी जिसके लिए उनको पुरस्कार मिला? या ये पहल किस जिले से संबंधित है? जो दिव्यांगजनों के लिए जो कुछ पहल की गई हैं, तो किस जिले से संबंधित है? ऐसे भी क्वेश्चन, तो उसको भी हम देख लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सलूम्बर जो जिला था, इसमें सुगम्य भारत अभियान के तहत 1000 से अधिक जो सरकारी इमारत हैं, उनको दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सुगम्य भारत अभियान कहाँ से, किससे संबंधित है, किस जिले से संबंधित है? भई सलूम्बर जिले से संबंधित। इसके अंतर्गत क्या था कि दिव्यांगजन जो सरकारी इमारतों पर चढ़ेंगे, उनके लिए थोड़ा सुगम्य हो जाएँ चीज़ें, आसानी से वो चढ़ जाएँ, उस प्रकार की पहल इसमें की गई थी, ठीक है? तो रैंप इत्यादि बनाए गए थे उसमें, है ना? लिफ्ट की सुविधा जो है वो दी गई थी। तो याद रखना, दिव्यांगजनों से रिलेटेड है सुगम्य भारत अभियान, कौन से जिले से? जो पहला हमारा था सलूम्बर जिले से रिलेटेड था। डूंगरपुर जिले में यदि हम देखें तो नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान, तो नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान कहाँ पर चलाया गया? डूंगरपुर जिले में। ठीक है? तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि दिव्यांगजनों की जो पेंशन है, यूआईडी कार्ड है या स्व सहायता समूह है, उनके माध्यम से दिव्यांगजनों को इसमें सहायता दी गई थी। उसमें दिव्यांगजनों को सहायता दी गई थी। तो दोनों है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड या सुगम्य अभियान, दोनों ही दिव्यांगजनों से रिलेटेड है। सुगम्य अभियान सलूम्बर से और डूंगरपुर जिले से नो वन लेफ्ट बिहाइंड। इनको दिव्य इंटरनेशनल जो डिसेबिलिटी वाला जो था, मतलब इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, उस पर जो है इनको ये दोनों को डूंगरपुर और सलूम्बर जिले को जो है पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है? तो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट ये सारे आपके लिए। चलो एक और क्वेश्चन, राजस्थान के किस चित्रकार को भारतीय रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से एमएफ हुसैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मोहम्मद सलीम जी को, राजेश शर्मा जी को, अनिल जोशी जी को या पंकज त्रिवेदी जी को उत्तर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है वो बन सकता है इसमें, है ना? बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया वैसे तो। बहुत सही। मोहम्मद सलीम जी को जो है एमएफ हुसैन अवार्ड जो है वो दिया गया है, और हमें पता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए एमएफ हुसैन जाने जाते हैं चित्रकारी, पेंटिंग के लिए। और हमारी बहुत सारी जो मतलब सिने स्टार्स हैं, उनके अवार्ड, मतलब उनके फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने बहुत बनाए हैं, है ना? बहुत हमारी पुरानी बहुत चर्चित फ़िल्म स्टार थी जिनके फ़ोटोग्राफ्स इन्होंने बहुत बनाए, मतलब फ़ोटोग्राफ्स नहीं, मतलब जिनके जिनके चित्र बहुत बनाए, सॉरी, है ना? तो राजस्थान के चित्रकार हैं मोहम्मद सलीम जी, उनको भारतीय रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से एमएफ हुसैन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। भारतीय कला जगत में उनके विशेष योगदान के लिए कर्नाटक में जो है ये अवार्ड 24 दिसंबर को उनको दिया गया, है ना? हालाँकि ये दे दिया गया है ना? दिया गया, ठीक है? मोहम्मद सलीम जी को, और इसके साथ-साथ 5 देश के 5 कलाकार और थे जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। चलिए, अब हम बात करेंगे खेल से कुछ क्वेश्चन और, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, चलिए, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और भारतीय खेल प्राधिकरण साइ के बीच कितने जिलों में खेल इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएँगे, जिसके लिए एमओयू हुआ है?
खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं राजस्थान में। साई जो आपकी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, प्लस जो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल है, उसके बीच में एक मेमोरेंडम जो है वो हुआ है। बिल्कुल, तो कितने कितने जिलों में जो है, क्योंकि थोड़ा पुराना जिलों के हिसाब से इसलिए हमने पूछ लिया, क्योंकि हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएँ कि खेलो इंडिया केंद्र जो है स्थापित किए जाएँगे 15 में, 25 में, 20 में, या फिर देखो टल्ले मत मारिए आप, है ना? टल्ले तो मत ही मारो, है ना? कुछ भी मत बताओ, कुछ ही मत बताओ, है ना? तो एक ने सही आंसर दिया है, 17 जिलों में जो है वो खेलो इंडिया केंद्र जो है वो डेवलप किए जाएँगे, ठीक है? 17 नवीन जिलों में, हालाँकि अब तो ये चेंज हो जाएगा डेटा, बट फिर भी पुराने के हिसाब से क्योंकि खेलों से इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने बात यहाँ पर कर ली थी। चलिए, तो परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी आपको करनी है। 19 जनवरी 2025 को आपको परीक्षा देनी है 10 से 1 बजे के बीच में। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दें बहुत अच्छा, ऑफ़लाइन अगर नहीं दे पा रहे किसी भी मजबूरीवश तो ऑनलाइन तो देना ही है, ठीक है? चलो, हाल ही में विमेन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली क्रिकेटर कौन-सी है? इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। विमेन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाली पहली क्रिकेटर कौन-सी हैं? हाँ, बिल्कुल आना है, बिल्कुल आना है, आना ही है, आना ही है। हाँ जी, डॉली परमार कह रही हैं ए, प्रियंका कह रही हैं ए, मुकेश जी कह रहे हैं, रीना कह रही हैं ए, प्रियंका कह रही हैं ए, प्रियंका, दीपक भी बोल रहे हैं ए, अक्षता माहेश्वरी, तो बिल्कुल सही है। अब तो आप याद ही रख लेना, है ना? विमेन प्रीमियर लीग में अक्षता माहेश्वरी जी जो है, उनको सेलेक्ट कर लिया गया, वो पहली क्रिकेटर जो है इसके अंतर्गत बन गई हैं। तो राजस्थान की वो पहली क्रिकेटर हैं और ये विमेन प्रीमियर लीग जो है वो मुंबई टीम ने उसके लिए उनको 20 लाख रुपए में जो है वो जोड़ा है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये तो सबने वैसे बता ही दिया था कि प्रतिवर्ष राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष राजस्थान में बिल्कुल, अच्छा ऐसे प्रतिवर्ष राजस्थानी दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? 9 को, 10 को, 11 को या 12 को? बिल्कुल 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। मतलब नॉन जो बाहर रहते हैं राजस्थान से, उनको राजस्थान में बुलाया जाएगा, अवार्ड्स दिए जाएँगे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो 10 दिसंबर को जो है वो मनाया जाएगा। तो प्रतिवर्ष जो प्रवासी राजस्थानी दिवस है, वो राजस्थान में 10 दिसंबर को मनेगा और प्रवासी विभाग इसके लिए बनाया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सा हो सकता है, याद रखना। चलिए, राज्य में प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों की सहायता के लिए सिंगल पॉइंट कनेक्ट किस स्तर पर बनाया जाएगा? राज्य, संभाग या तहसील और जिला? बताइए, जो प्रवासी राजस्थानी होंगे, है ना? उनके फैमिली को, क्योंकि भई वो तो बाहर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं ना, राजस्थान से दूसरे देशों में रह रहे हैं। तो उनकी जो फैमिली जो यहाँ पर रह रही है, उस फैमिली के लिए जो है कुछ सिंगल पॉइंट कनेक्ट की हर तरीके से वो जो है एक ही सिंगल पॉइंट से कनेक्ट होकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल एक ही बेटी का जो है वो सही आंसर जो है यहाँ पर आया है, बाकी के सारे जो है वो हमारे बच्चे गलत-सलत आंसर कर रहे हैं। सारे बच्चे जो हैं वो गलत आंसर कर रहे हैं, सिर्फ़ एक है गुड़िया जिसका जो है वो सही आंसर आया है। तो बताओ, अब उसने सबको टिप्पा मारना शुरू कर दिया है ऐसे। जिला स्तर जो है, बिल्कुल सही बात है, सिंगल पॉइंट कनेक्ट जो है जिला स्तर पर बनाया जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के स्टार्टअप क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स ने कृष्णा यूजीबी रोवेट जो रोबोट है आपका, उसको भारतीय सेना में के लिए विकसित किया है। यह रोबोट भारतीय सेना के लिए फूड सप्लाई और हथियार ले जा पाने वाले कार्यों के लिए उपयोगी होगा। तो हमें पता है रिसेंटली राजस्थान स्टार्टअप है, क्योंकि राजस्थान का इसलिए इम्पोर्टेंट है, स्टार्टअप को लेकर बहुत बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है स्टार्टअप को लेकर और बहुत अच्छा जो है राजस्थान उसमें कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि स्टार्टअप से लेकर ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है आरपीएससी। राजस्थान स्टार्टअप है क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, जो कि हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कृष्णा यूजीबी रोबोट फॉर द इंडियन आर्मी, जो क्या करेगा, फूड सप्लाई करेगा एंड वेपन्स वगैरह लेके जाएगा। तो निम्न में से कौन से कथन सही हैं? बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैडम आप तो दोनों कथन जो है वो सही हैं, आप तो दोनों को जो है वो सही कर दीजिए। तो चलो आपकी बात जो है मान लेते हैं, है ना? दोनों ही इसमें बिल्कुल, बिल्कुल आपकी जो बात है वो हम मान लेते हैं, दोनों ही जो हैं वो इसमें कथन सही हैं। चलिए, तो राजस्थान के स्टार्टअप क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स ने कृष्णा यूजीवी रोबोट बनाकर भारतीय सेना
आपको इसके परीक्षण के लिए दे दिया है, जो कि फूड सप्लाई आदि, हथियार सप्लाई आदि का कार्य जो है इसके अंतर्गत करेगा। चलिए, एक और क्वेश्चन, राजस्थान में मौजूदा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों की अनुमानित क्षमता 426 गीगावाट है। पता है ना आपको? जितने भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी संसाधन हैं, उनकी अनुमानित क्षमता हमने 426 गीगावाट दी है। जो देश के उपलब्ध संसाधनों का कितना प्रतिशत है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। द एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज present in Rajasthan is 426 gigawatt, which is what percentage of the available resources of the country? 20%, 26, 30% या 35%? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप जो है वो मतलब इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन का आंसर अभी मेरे पास नहीं आया। बिल्कुल दिसंबर की मैगजीन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नहीं आया, अभी भी आंसर नहीं आया है। हाँ, तो याद रखना 26% इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि देश में जो कुल उपलब्ध संसाधन है उसका 26% है, विच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मैं फिर कह रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाता है। तो राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में, यानी आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? आभा आईडी आपको पता है, आभा आईडी बनती है मुख्यतः। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करंट अफेयर्स बिल्कुल वीक नहीं रहेगी सर। आपको ये जो जुलाई से लेकर हमने दिसंबर तक का करंट अफेयर आपको करा दिया है, मतलब दिसंबर का चल रहा है। तो आप तो इतने अच्छे क्वेश्चन, इतना सारा कंटेंट कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकता। हर तरीके के डायमेंशन जो है कवर है। तो बताओ, पहला है आभा आईडी बनाने में राजस्थान का स्थान, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? बताओ फटाफट। बिल्कुल। अ, पता ही नहीं पहला क्यों बताया आपने, लेकिन दूसरा स्थान है इसका, बिल्कुल सही बात है कि 6 करोड़ से ज़्यादा की जो आभा आईडी हैं वो राजस्थान ने बना दी हैं और देश भर में राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है। इस संदर्भ में यूपी जो है वो 12 करोड़ आईडी बनाकर पहले स्थान पर, और महाराष्ट्र जो है 5.5 करोड़ आईडी बनाकर तीसरे स्थान पर है। ठीक है? तो 12 करोड़ यूपी ने आभा आईडी बनाए नंबर 1, 6 करोड़ राजस्थान ने बनाए नंबर 2 और 5 साढ़े 5 करोड़ महाराष्ट्र ने बनाए, तो महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। याद रखना, यूपी फर्स्ट, राजस्थान सेकंड और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पर है। इम्पोर्टेंट है कि ठीक है। आभा आईडी हमें पता है कि इसमें ये 14 अंकों का होता है, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आभा आईडी जो बनाई जाती है वो 14 अंकों की होती है, विच इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। प्लस ये बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक ही जगह इसमें डेटा संग्रह होगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो राजस्थान में आभा आईडी बनाने में जो प्रमुख 3 ज़िले हैं, उसमें से जयपुर नंबर 1 पर है, उदयपुर नंबर 2 पर है और अलवर 3 नंबर पर है। तो जयपुर नंबर 1 पर है, उदयपुर नंबर 2 पर है, अलवर जो है वो, है ना, तीसरे नंबर पर है। बिल्कुल। अरे नहीं पसड्डी, आज क्यों क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं? क्योंकि दिसंबर का करंट अफेयर है ना, अभी बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है दिसंबर का करंट अफेयर। और दिसंबर के करंट अफेयर से लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि यही परिपाटी रही है आरपीएससी की। आप 18 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आप 21 वाला आरएस प्रीलिम्स उठा के देख लो, आप 2023 वाला आरएस प्रीलिम्स उठा के देख लो। इमीडिएट जो 1-2 महीने का जो करंट अफेयर होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। और आपने, बस हम पढ़ा रहे हैं, दिक्कत क्या है? हाँ, प्री क्या करूँ, बहुत, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो, आभा आईडी बनाने पे राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ये हमने देख ही लिया। अब वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम आपके लिए आ रही है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। एक क्वेश्चन पक्का है इसमें से, 1 क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये क्लास शेयर होनी चाहिए, है ना? और ये क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जो है वो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स में बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आरएस, पीएसआई, पटवार, रीट, सबके लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ेंगे। पीकेसी, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ईआरसीपी, ईआरसीपी, है ना? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है?
पार्वती, काली सिंध, चंबल। P फॉर पार्वती, K फॉर काली सिंध, ठीक है, के C फॉर चंबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। E फॉर ईस्टर्न यानी पूर्वी, R फॉर राजस्थान, ठीक है, C फॉर कैनाल, पूर्वी राजस्थान, कैनाल, परियोजना, नहर परियोजना भी बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में, परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के संदर्भ में कुछ कथन है। पहला, इसके पहले फेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 दिसंबर 2024 को जयपुर के निकट दादिया गांव से किया था। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट। जयपुर के निकट दादिया गांव से हुआ है, बिल्कुल सही है। नहर परियोजना सही है। इस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान को 4103 मिलियन क्यूबिक मीटर और मध्य प्रदेश को 3000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आवंटित किया जाएगा। ये क्या है? ये भी बिल्कुल सही है आपका, है ना? और बच्चे जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें जुड़ेंगे, भाई जुड़े नहीं हैं अभी भी। मैं देख पा रही हूँ इसमें जो है वो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान के 13 जिलों की 3.45 करोड़ आबादी और 85 विधानसभा क्षेत्र लाभान्वित होंगे। याद रखना, इसमें अभी के अनुसार तो चेंजेस होंगे जिले, लेकिन जब इसमें ये प्रोजेक्ट लाया गया था तो 21 जिलों की बात की गई थी। 21 जिले जो है इससे लाभान्वित होंगे। अब हालांकि कुछ रिशफल होगा, 21 जिले से लाभान्वित होंगे, तो तीसरा जो है वो आपका गलत हो जाता है। ये तो सही है कि 85 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे, लेकिन 21 जिले, तो याद रखना केवल पहला और दूसरा जो है वो इसमें सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है आपका, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पार्वती, काली सिंध और चंबल, तो पी, है ना? पी, के, सी। चंबल ये रही, काली सिंध ये रही, चंबल ये रही, काली सिंध ये रही और ये इनके हाथ में है पार्वती। तो इन तीनों का एक में, तो इन तीनों को मिलाया जाएगा, ठीक है। तो इसका दादिया गांव से हुआ था, 17 दिसंबर को हुआ है। पार्वती, काली सिंध, चंबल है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, ठीक है। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, इसी के साथ साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं CR पाटिल भी मौजूद इसमें रहे थे। इस परियोजना के संपूर्ण चरण पूरे होने पर ये राजस्थान के 21 जिलों और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को जो है लाभान्वित करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? राजस्थान को 4103 मिलियन क्यूबिक मीटर और मध्य प्रदेश को करीब 3000 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी इससे प्राप्त होगा। तो इसमें राजस्थान के 21 जिलों की लगभग 3.45 करोड़ आबादी और 85 विधानसभा क्षेत्र जो है वो लाभान्वित होने वाले हैं। अब इसमें आपको पता है कि नवनेरा बैराज जो है वो इस PKC का जो है वो एक हिस्सा है। ईस्टर्न जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा जो है वो नवनेरा बैराज है। तो नवनेरा बैराज से भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि नवनेरा बैराज के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। तो नवनेरा बैराज जो है वो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक हिस्सा है। इसका पहला चरण 4 साल में पूरा होगा और नवनेरा बैराज से बीसलपुर और ईसरदा तक इसमें पानी ले जाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवनेरा बैराज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? कोटा में। वेरी गुड, कोटा में, काली सिंध पर, बहुत बढ़िया। इसके तहत रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नौनेरा, ये भी कोटा में, नहरी तंत्र और पंपिंग स्टेशन, मेज नदी पर पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। साथ ही 2.5 यानी 2.6 किलोमीटर लंबी टनल भी इसमें तैयार होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ही। इसी के साथ-साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये 19 जनवरी वाली परीक्षा, परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी। इसके लिए 19 जनवरी को आपको ज़रूर आना है, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन देंगे, लेकिन ज़रूर देंगे, ठीक है? बीसलपुर बांध में 11.2 टीएमसी और ईसरदा में 10.5 टीएमसी पानी जो है इसमें दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अजमेर जिलों के लोग जो है वो जनरली लाभान्वित होंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको बतानी थी वो ये कि ऊल नदी,
पार्वती नदी और काली सिंध नदी के अतिरिक्त जल को नवनेरा बैराज पर पंपिंग द्वारा नहर एवं चंबल नदी पर नहर का निर्माण कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में भेजा जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि बारिश के दौरान जो चंबल की सहायक नदियां हैं जिनमें पानी आ जाता है, भाई कुछ तो होती है बारहवाहिनी नदियां जो 12 वर्ष मतलब 12 महीने चलती हैं, 12 महीने चलती हैं। कुछ ऐसा होता है बारिश पड़ी तो नदियां चालू हो गई, नहीं तो बंद हो जाती हैं। तो बेसिकली हमारा पर्पज ये है कि एक तो इन नदियों का पानी जो समुद्र में चला जाता है उसको रोक के और इससे सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जाए, प्लस मतलब वेस्ट ना हो समुद्र में जाकर। दूसरा ये है कि जो बारहवाहिनी नदियां हैं, मतलब जो वर्ष भर बहती हैं नदियां, उन नदियों को जो वर्षा वाहिनी नदियां हैं उनसे जोड़ा जाए, जिससे कि वर्षा वाहिनी नदियां जो केवल वर्षा के वक्त ही चलती थी वो अब क्या होंगी, उन मतलब वो भी अब 12 महीने चलना शुरू कर देंगी। इसलिए तो बारिश के दौरान चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बेसिन है कुन्नू, कून, पार्वती, काली सिंध, मेज का जो अतिरिक्त पानी है जो बहकर समुद्र में चला जाता है वो उसको अब रोका जा सके। तो ईआरसीपी के तहत बनास है, मोरेल है, बाणगंगा है, पार्वती है, काली सिंध है, गंभीर है, जैसी जो अन्य नदी बेसिनों के पानी जो है उनको आपस में जोड़ा जाएगा और बांधों की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि नित्य वाहिनी नदियां जो हैं वो हमारे राजस्थान में रहें, मतलब 12 महीने पानी हो हर नदी में। ऐसा नहीं होना चाहिए बारिश आई तो बस पानी है वरना तो फिर सूख गया। तो बस उसी को ध्यान में रखें, प्लस बारिशों में इतना ज़्यादा पानी आ गया कि पानी भैया बह के समुद्र में चला गया, तो उन सबको भी क्या करना, जोड़ना और उसको रोकना और बांधों में पानी लाना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मतलब लास्ट क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ इसको, थोड़ा इसको आज हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम क्या थी? ये तो सारे बच्चे जवाब देंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, सारे बच्चे जो हैं वो इसमें जवाब देंगे। मैं ये चाहती हूँ कि सारे बच्चे जो हैं इसके लिए जवाब दें, है ना? बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे हिसाब से अभी जुड़े हुए होंगे हमारे साथ, है ना? और जो है आप क्लास को शेयर कीजिए। सारे बच्चे जो हैं उसका जवाब देंगे। मैं चाह रही हूँ सारे बच्चे इसका जवाब दें। रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। बहुत बढ़िया। तो देखो ये जो दोनों हैं, एक तो आपकी पीकेसी योजना, एक आपका ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, दोनों मैंने लास्ट में लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पीकेसी में से आना पक्का है, एक क्वेश्चन राइजिंग राजस्थान से आना पक्का है। तो पीकेसी जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें उसमें डिस्कस कर सकती थी हमने कर ली। अब अपन इसको थोड़ा सा देखेंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। दूसरा, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। तो दीपू ने संजय ने हरविंदर ने, माया ने, डॉली ने, प्रियंका ने, संजय ने, दीपिका ने, सबने, और भी बच्चे अगर जवाब देंगे तो उनका भी नाम लिया जाएगा। तो राइजिंग राजस्थान के बारे में बात कर चुकी थी। 9, 10, 11 को जो है ये हुआ है और इसकी थीम थी रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी। इसी के साथ साथ इसमें हमने देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य यही था कि निवेश को जो है वो बढ़ाया जाए, राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उद्योग धंधे लगाए जाएं। इसका लक्ष्य क्या है कि राजस्थान जो है 5 वर्षों में $350 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो बने। राजस्थान आने वाले 5 वर्षों में $350 बिलियन की इकोनॉमी बने। अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आप याद रखेंगे, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि इसके आयोजक की बात करूं तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग प्लस निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो बीआईपी इसके आयोजक रहे। भारतीय उद्योग परिसंघ इसका आयोजक रहा है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन रीको, तो रीको, सीआईआई, वीआईपी और जो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है जिसका नाम 2021 में चेंज हुआ, वो इसका जो है आयोजक रहा है। इसी के साथ साथ इसका नोडल विभाग, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, बीआईपी है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके समिट के जो पार्टनर थे वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की हैं। इसी के साथ साथ राइजिंग राजस्थान समिट का जो इंडस्ट्री पार्टनर था वो सीआईआई था। तो ये सब इसके आयोजक और पार्टनर्स हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी नोडल एजेंसी बीआईपी, ठीक है, इसके समिट पार्टनर फिक्की, इसके जो इंडस्ट्री पार्टनर है वो सीआईआई। क्वेश्चन सीधा बनेगा, सीधा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? राइजिंग राजस्थान समिट का जो नॉलेज पार्टनर है वो पीडब्ल्यूसी इंडिया रहा है। इस समिट के अंदर लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जो है वो हुए हैं और अब तक का ये सबसे बड़ा जो है वो आंकड़ा है। तो मेरे हिसाब से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट
से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, हमने कोशिश की है कि सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाए। याद रखना, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और पीकेसी ईस्टर्न जो आपकी राजस्थान पूर्वी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इन दोनों में से ही क्वेश्चन एक-एक आएगा, ज़रूर आएगा। आज की क्लास में से लगभग 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, 4 क्वेश्चन तो मुझे, क्योंकि इसमें क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड भी है ना, तो मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आज की क्लास से पक्के हैं, ज़रूर आएँगे। वेरी अब उसका आधार क्या रहेगा वो देखेंगे, पर यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे। आज की क्लास को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करना, जितना ज़्यादा इस अच्छे इतने अच्छे कंटेंट को आप कहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाओ, और प्लीज़ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो हमसे जुड़ें, हम तो यही चाह रहे हैं, है ना? तो चलिए, तो बिल्कुल डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। तो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि आसमान पर, या कहते हैं कि हिमालय पर जा पहुँचे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हिमालय पे जा पहुँचे, और खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है? बता तेरी रज़ा क्या है? तो बिल्कुल अपनी इतनी मेहनत करनी है कि ईश्वर को खुद पूछना पड़ेगा, बता मेरे बच्चे, कहते हैं ना तपस्या करते थे तो भगवान आते थे कि बता बेटा क्या फल चाहिए? तो वही तपस्या और वही मेहनत हमें करनी है कि ईश्वर खुद आके बोले कि बता तेरी रज़ा क्या है? तो जिन भी बच्चों का मेंस क्लियर हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ, और जो किसी कारणवश, परिस्थितिवश जिनका नहीं हो पाया है, वो अब 2 फरवरी 2025 को जो परीक्षा होने वाली है, उस इस यात्रा में दोबारा आप जो है जुड़ें, और इस यात्रा में और दोबारा एक पूरी मेहनत के साथ दोबारा काम करें। बिल्कुल, अभी तक 22 क्लास हुई हैं। बिल्कुल। नहीं, 22 क्लास हुई हैं तो 110 क्वेश्चन कैसे हो गए भई? तो हर कोई क्लास की तो मैं बोलती नहीं हूँ ना, हर क्लास में से जो जो मुझे लगता है कि जिस क्लास में से क्वेश्चन आएँगे उसी क्लास की बोलती हूँ मैं, ठीक है? तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।